नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे बड़ा शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो पांचवें चरण का जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए प्रचार का शोर थम चुका है और 13 दिन के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहां आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जहां पर पांचवें दौर का चुनाव होने जा रहा है, प्रचार का शोर थम चुका है। 11 जिलों की 51 सीटों पर वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश में परसों। 608 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश का ये जो पांचवें चरण का चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण। करीब 1 करोड़ 80 लाख वोटर इसमें हिस्सा लेंगे और अमेठी में 24 उम्मीदवार हैं। आपको कुछ आंकड़े भी बता दें, दिलचस्प आंकड़े जो ये चुनाव होने जा रहा है इस दौर में। 23% मुस्लिम वोटर होंगे इसमें पांचवें दौर के इस चुनाव में और 19% दलित वोटर होंगे। और आपको बता दें कुछ और जानकारियां इससे जुड़ी हुई। 11 जिलों की जो 51 सीटों पर वोटिंग है, 5 राज्यों में सरकार बनने में 13 दिन का वक्त। लेकिन अगर हम इस पांचवें दौर के वोटिंग की बात करें तो अयोध्या से लेकर अमेठी तक किस तरह के हालात हैं, आपको जरा ग्राउंड जीरो से उमेश कुमावत की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये भगवान श्री राम की धरती है। इस धरती पर प्रचार का शोर अब थम चुका है। सोमवार को उम्मीदवारों की किस्मत की परीक्षा होगी। इस दौर में कौन जीतेगा और किसका पत्ता साफ होगा, यही जानने निकले हैं एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश कुमावत, जो आपको बताएंगे इस फेज में कौन हो रहा है पास और कौन हो रहा है फेल। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। हम इस वक्त सरयू नदी के किनारे पर है। ये सरयू घाट है और इसके इधर ही राम की पौड़ी है। अयोध्या में जो चुनाव होने वाला है वो 5वें चरण में होने वाला है। जैसे जैसे ये चुनाव अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ रहा है वैसे चुनावी समीकरण बदलते जा रहे हैं। क्या है ये बदलाव और पूर्वांचल में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है क्या बदल रहा है चुनाव में, आइए देखते हैं 5वें चरण की ग्राउंड रिपोर्ट अयोध्या से। उत्तर प्रदेश के इस दंगल में अयोध्या सिर्फ एक सीट भर नहीं है, बल्कि अयोध्या के नाम पर पिछले कई दशक से प्रदेश और देश की राजनीति हो रही है। लेकिन इस बार खुद अयोध्या की धरती क्या सोचती है, क्या कहते हैं अयोध्या के लोग, यही जानने के लिए सबसे पहले हमारे संवाददाता उमेश कुमावत की मुलाकात हुई पंडित मस्तराम पांडे से। मस्तराम कहते हैं कि मोदी सरकार ने अच्छा काम किया, इसलिए उनका वोट उन्हीं को जाएगा। मस्तराम पांडे, किसको वोट करेंगे जनाब? वोट देंगे मोदी को। क्यों वोट देंगे मोदी को? है मोदी को देंगे कि गरीबों को कम से कम गैस चूल्हा दे दिया या कुछ कर दिया। चूल्हा मिला आपको? चूल्हा मिला है? मिला है। अच्छा, है? चूल्हे की वजह से आप मोदी जी को वोट हाँ देंगे। पंडित मस्तराम के बाद इसी सरयू नदी के किनारे हमें पंकज मिश्रा नाम के नौजवान पंडित मिले, जिन्हें अखिलेश यादव का विकास पसंद है। यहाँ पे तो सपा और भाजपा का गठबंधन और भाजपा, गठबंधन और भाजपा का मुकाबला है, त्रिकोणीय नहीं है। त्रिकोणीय नहीं है। बीएसपी का यहाँ की वजूद ही नहीं रहेगा। पंकज मिश्रा से बात करने के बाद हमारे संवाददाता कुछ दूर आगे बढ़े तो पूजा पाठ की दुकान चलाने वाले ब्रज किशोर पांडे से भी उन्होंने उनका मूड पूछ लिया। अच्छा पांडे जी, किसको जिताएंगे आप इस बार? क्या है यहाँ का माहौल? यहाँ का माहौल जो है माननीय अखिलेश यादव जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो जुझारू नेता हैं, युवा नेता हैं और वाकई में उनकी सोच जो है युवाओं के लिए है। इसलिए मैं अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। अयोध्या हिंदुओं की पावन धरती है, लेकिन यहाँ हमें चरणजीत सोढ़ी नाम के एक सरदार जी मिले जो मोदी के मुरीद थे। नहीं, माहौल तो यहाँ भाजपा का ही है और भाजपा ही आएगी। और मुझे तो लगता है कि लड़ाई की बात तो आप किसी ना करिए, क्योंकि लड़ाई इस पार्टी से होती है जो इसके समकक्ष कोई खड़ी हो। यहाँ पोजीशन की बात आप करें तो पोजीशन सेकंड कौन लगता है? सेकंड पोजीशन बीएसपी लगती है। सरयू के इस शहर अयोध्या की सीट पर पिछली बार अखिलेश के करीबी पवन पांडे जीते थे। इस बार उनका मुकाबला कड़ा दिख रहा है। वैसे अगर देखेंगे तो चौथे चरण के चुनाव के बाद से ही चुनावी समीकरण बदलते दिख रहे थे और जैसे जैसे पूर्वांचल में ये चुनाव 5वें चरण में आगे बढ़ा है वैसे वैसे मुकाबला अगर ज़्यादातर सीटों पर देखा जाए तो बीजेपी बनाम
बीएसपी होते जा रहा है। वैसे अगर हम देखेंगे तो इस 5वें चरण में 52 में से 37 सीटें जो है समाजवादी पार्टी के पास थी और समाजवादी पार्टी इन्हीं के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी। लेकिन इस बार इस 5वें चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को है। अयोध्या की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के बाद हमारे संवाददाता उमेश कुमावत ने सुल्तानपुर जिले का रुख किया। सुल्तानपुर जिला दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर पड़ता है। शहर में दाखिल होते ही हमारे संवाददाता उमेश कुमावत की मुलाकात फुटपाथ पर दुकान चलाने वाले रितेश और अद्या प्रसाद से हुई। दोनों मानते हैं कि सुल्तानपुर में बीजेपी की हवा चल रही है। और क्या कहते हैं बसपा का, यहाँ पे जो लड़ाई भाजपा और बसपा ही की है। अच्छा जी, आप किसको वोट देंगे? हम तो भाजपा ही वोट देंगे। भाजपा को? हाँ। क्यों? क्योंकि काम उसने मोदी जी ने ऐसा किया है कि एक पहचान बनाई है, काम भी अच्छा कर रहे हैं। आप क्या करते हैं? दुकान है। किसकी? मोबाइल की दुकान है। अच्छा, यहाँ पे क्या माहौल है इस सीट पे? बीजेपी, मोदी जिंदाबाद। हाँ हाँ, मोदी जिंदाबाद। तो आप बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी करेंगे। क्यों? क्यों? हर प्रकार से सुविधा मिल रही है। हाँ। गैस मिल रही है। हाँ। सब कुछ सही हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। इन दोनों दुकानदारों की बात सुनने के बाद हमें लगा कुछ और लोगों से बात करनी चाहिए। पास में ही ठेले पर दुकान लगाने वाले मोहम्मद नईम से हम मिले। नईम कहते हैं कि यहाँ तो हाथी चलेगा। अभी बिजनेस ही नहीं हो पा रही है, जब से नोटबंदी हुआ एक पैसे की बिजनेस नहीं हो पाई है। 100 रुपए भी डेली नहीं मिल पा रहे हैं यहाँ पे इससे। अच्छा, तो लोग नाराज है नोटबंदी? बिल्कुल नाराज है। और सपा से क्यों नाराज है? क्योंकि सपा से इसलिए नाराज हैं कि लोग यहाँ ठेला नहीं लगा पा रहे हैं। सुल्तानपुर से बीजेपी ने सूर्यभान सिंह को उतार रखा है। बीएसपी से मुजीब अहमद मैदान में है। ये वही सीट है जहां से अखिलेश ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। लेकिन लोगों से बात करने के बाद हमें लगा कि सुल्तानपुर की हवा कुछ और कह रही है। इसलिए हमने इलाके के समीकरण को समझने के लिए एक्सपर्ट राज खन्ना से बात की। ये 5वें चरण में किसी समाजवादी पार्टी से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद न कीजिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वोट बैंक का एक हिस्सा तो भाजपा हथिया चुकी है और दूसरी तरफ अधिकांश सीटों पर बसपा ये भरोसा दिलाने में सफल रही है कि वो भाजपा को रोक सकती है। इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि इस 5वें चरण की जो 52 सीटें हैं, जिसमें पिछली बार समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली थीं, उसमें वो कोई बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। सुल्तानपुर का समीकरण समझने के बाद हम उस अमेठी की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए निकल चुके थे, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। अमेठी में 2 रानियों की लड़ाई है। अमेठी विधानसभा की सीमा में दाखिल होते ही हम एक चाय की दुकान पर रुके, जहां पहले से चुनाव पर चर्चा हो रही थी। क्या बोल रहे थे? गरिमा जी के बारे में क्या बोल रहे थे अभी? गरिमा जी जहाँ जाइए तहाँ सब लोग गरिमा के ऊपर हैं कि महारानी हम जिताएंगे। क्यों? भाई अब यहाँ की रानी है, महारानी है, माने वही हवामान है। हाँ, यहाँ की महारानी है। ऐसे हवा चल रही है। हाँ। अच्छा, आप क्या बोल रहे थे? अरे ऐसे हवा चल रही है। ऐसी हवा चल रही कैसी? अरे ये सुनाई पड़ता है गरिमा का हवामान ज्यादा है। और का गरिमा का हवामान ज्यादा है? क्यों हवामान ज्यादा है? अरे अब लोग बोलते हैं और क्यों। बीजेपी उम्मीदवार गरिमा सिंह राजा संजय सिंह की पहली पत्नी है। लोगों से बातचीत में लग रहा था कि गरिमा के पक्ष में इस सीट पर सहानुभूति की हवा है। जिस चाय की दुकान पर यह चर्चा हो रही थी, उस चाय की दुकान को चलाने वाले शिव प्रसाद चौहान ने बताया कि यहाँ लड़ाई दोनों रानियों के बीच ही है। लेकिन हवा क्या देखते हैं आप? इस समय रानी साहब, दोनों रानी साहब का है हवा। गायत्री प्रजापति नहीं है इस समय। नहीं है जी नहीं। अच्छा, आप क्या सोचते हैं? मैं इनका हाल, क्योंकि वो उनकी पहली पत्नी है। हम तो भाई गरिमा सिंह का सोचे ही अपनी बार। गरिमा सिंह का? हाँ। क्यों सोचती है आप गरिमा सिंह का? अरे अब सोचे है कि जो है 25 साल चारों बैठी रही है, लड़का बच्चा लेके अपन। अमेठी में गरिमा बीजेपी से, अमिता कांग्रेस से और गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। सोमवार को यहाँ वोटिंग है और जनता का मूड बता रहा है कि लड़ाई बेहद दिलचस्प है। जी हां, तो लड़ाई दिलचस्प है और 5वें दौर का ये दंगल कौन जीतेगा, ये एक बड़ा सवाल है।
अगर पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उस दौरान क्या आंकड़े देखने को मिले थे, जरा वो देखिए। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। तब समाजवादी पार्टी को इन सीटों में से 36 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते थे और ये दूसरा दरवाजा खुला। देखिए यहां से मायावती झांकती हुई नजर आई। 3 सीटें तब मिली थी बीएसपी को और बीजेपी के खाते में तब 5 सीटें गई थी। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कांग्रेस को 5 सीटें मिली थी, जहां पर पिछली बार इन सीटों पर चुनाव हुए थे, और अन्य यानी जो कुछ निर्दलीय थे उनके पास 2 सीटें गई थीं। तो ये तो आपने देखा 2012 के जो आंकड़े थे ये हमने आपको दिखाए। इसके अलावा अब बात करेगा डिंपल यादव की। जो विवाद हो गया डर वाले बयान को लेकर उन्हें, उस पर आज क्या कुछ देखने को मिला, किस तरीके का घटनाक्रम हुआ वो आपको दिखाएंगे। गोंडा जब प्रचार के लिए पहुंची डिंपल यादव, वहां पर उन्होंने क्या कुछ कहा और स्मृति ईरानी ने उन्हें क्या जवाब दिया है, एक रिपोर्ट देखिए। मंच के ऊपर से डिंपल का हेलीकॉप्टर गुजरा और मंच के आसपास का माहौल हवा में उड़ गया। हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं कि ठीक यहाँ से होकर गुजरा है, जिसके बाद में जो तमाम इंतजाम किए गए थे वो यहाँ पर धराशायी हो गए। ये जो आगे की तरफ मैट बिछाई गई थी, हेलीकॉप्टर की जो लैंडिंग की स्पीड थी उसकी वजह से इतनी धूल यहाँ पर उड़ी कि ये आलम यहाँ पर देखने को मिला। सिर्फ नीचे दरी पर ही हेलीकॉप्टर की हवा का असर नहीं पड़ा। मंच पर डिंपल के लिए जो कुर्सियां रखी गई थी उस पर लगे तौलिए भी उड़ गए, जो बाद में मंच संभालने वाले लोग ठीक करते दिखे। गोंडा की इस मेहनौन सीट पर समाजवादी पार्टी ने राहुल शुक्ला को उतारा है। डिंपल ने भाषण देते हुए मंच से राहुल को अपना देवर बताया तो भीड़ का शोर बढ़ गया। अगर आप हमारे प्रत्याशी राहुल शुक्ला जी जो मेरे देवर जैसे हैं, मैं कहना चाहूंगी। बाकी आज तो पूरा माहौल संयमित दिखा। समर्थक मानो अनुशासन का पाठ पढ़कर आए थे। डिंपल जो पूछती, सभा में आए समर्थक सिर्फ हाँ या ना में ही उसका जवाब दे रहे थे। बिजली पे भी आरोप लगा दिया, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। भाषा बदली कि नहीं बदली? खिसियाहट बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? उत्तर प्रदेश में संभाल पाएंगे बाहरी लोग? इलाहाबाद में डिंपल के डर वाले बयान के बाद से ही हर किसी की नजर आज की सभा पर थी। सभा में तो डिंपल ने सिर्फ बीजेपी और बीएसपी पर हमले किए, लेकिन मंच से नीचे उतरकर केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी पर उन्होंने पलटवार कर दिया। जो ड्रामा में जो इंटेंसिटी लाने के लिए जो भाषा यूज होती है, इस्तेमाल होती है, तो मैं समझती हूँ जो डायलॉग वाली भाषा, एग्जैक्टली डायलॉग मारा गया है, तो मैं समझती हूँ उनका वो होगा, ऐसा मारना डायलॉग उनको अच्छा लगता होगा। स्मृति ने ही वाराणसी की सभा में डिंपल के डर को चुनावी मुद्दा बनाया था। आज स्मृति से जब अमेठी में हमारी रिपोर्टर प्रतिमा मिश्रा ने डिंपल के इस हमले पर सवाल पूछा तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस ओछी तरह की राजनीति की अपेक्षा मुझे डिंपल यादव से नहीं थी, लेकिन चूंकि वो अपनी राजनीतिक प्रतिभा का दर्पण और दर्शन दे रही हैं, तो मुझे इससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं कहना है जी। डिंपल के डर को बीजेपी चुनाव प्रचार में अपने पक्ष में भुनाने में जुटी है, लेकिन डिंपल ने भी आज मोर्चा संभाल कर साफ कर दिया कि वो विरोधियों को जवाब करारा देंगी। गोंडा से रक्षित सिंह के साथ अमेठी से प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट। तो बयानों के बाण लगातार चल रहे हैं और अब आपको आंकड़ों की जुबानी कुछ और बात बताते हैं। अगर 2014 में लोकसभा चुनाव की बात की जाए, इन सीटों का तब गणित क्या था उस पर भी नजर डालिए। तब बीजेपी के खाते में 43 सीटें जाती हुई नजर आई थी, यानी बीजेपी 43 जगहों पर बढ़त में नजर आई थी। इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो 4 जगहों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुई थी। इन 51 सीटों पर हम आपको लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा जब चुनाव हुए थे तो क्या गणित था। समाजवादी पार्टी के खाते में तब 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही थी, चूंकि 3 जगहों पर उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी 3 इलाकों में, और बीएसपी एक जगह ही आगे नजर आई थी उस दौरान। और फिलहाल कुछ देर के लिए हम रुकेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालिए आज के बीएम में क्या है हमारा कॉन्टेस्ट, उसमें क्या है सवाल। कौन बनेगा मुख्यमंत्री कॉन्टेस्ट में आज का सवाल। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? ए गंगा, बी गोमती। जवाब देने के लिए टाइप करें ABP स्पेस A या B और भेज दें 509093 पर। तो रोज देखिए ABP न्यूज और जवाब दीजिए एक आसान से सवाल का। एक भाग्यशाली विजेता को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम और मतगणना के दिन ABP न्यूज में एक्सपर्ट्स के साथ बैठने का मौका। ABP न्यूज आपको रखे आगे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने रैली के दौरान एक खास बात का जिक्र किया था। उन्होंने ये कहा था सूबे की सरकार को निशाने पर लेते हुए यूपी में
कि वहां पर नकल के लिए भी टेंडर निकाले जाते हैं। आज अखिलेश यादव ने किस तरीके से इसका जवाब दिया है वो आपको दिखाते हैं। यहां टेंडर निकलता है, टेंडर। अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी, आप भी तो नकल कर रहे हो, हमें पढ़ाई की नकल बता रहे हो, और बताओ कपड़े पहनने की नकल कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश चुनाव जीतने की जंग अब नकल पर आ टिकी है। नकल अलग अलग परीक्षाओं में, जो देश के लगभग हर राज्य में होती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोंडा की अपनी रैली में नकल का मुद्दा उठाया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहां तो परीक्षाओं में नकल का कारोबार चल रहा है। गोंडा में तो जत्थाबंद चोरी का बिजनेस चलता है, व्यापार चलता है। हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। ये बेईमानी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये परीक्षा केंद्रों की नीलामी बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री मोदी ने नकल का मुद्दा उठाया, अच्छी बात है, लेकिन समझने की जरूरत है कि नकल सिर्फ उत्तर प्रदेश का मसला नहीं, सिर्फ स्कूल तक नकल करवाने और करने वालों की सीमा नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहां का व्यापम घोटाला कौन भूल सकता है। कल ही बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पर्चा लीक करने वाले चेयरमैन आईएएस सुधीर कुमार गिरफ्तार हुए। नकल पर पीएम के बयान पर आज अखिलेश यादव ने पलटवार किया। सिद्धार्थनगर में रैली करने पहुंचे अखिलेश ने कहा, नकल और भेदभाव की बात करके प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। हमें बताओ, कोई है जिसने बचपन में नकल न की हो, हाथ खड़ा करके बता दे। थोड़ी बहुत सब कर लेते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी, आप भी तो नकल कर रहे हो दूसरे तरह की चीजों की। हमें पढ़ाई की नकल बता रहे हो कि हम पढ़ाई की नकल कर रहे हैं, और बताओ कपड़े पहनने की नकल कौन कर रहा है? अखिलेश बीजेपी पर अपने घोषणा पत्र की नकल करने की बात भी कई बार कह चुके हैं। अब देखना यह होगा कि नकल के मुद्दे का नतीजों में किसे फायदा मिलता है और किसको नुकसान होता है।